दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास के विषय में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री होता क्या है। तो दोस्तों हिस्ट्री यानी इतिहास अतीत में घटित हुई उन घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन होता है जिनके हमारे पास सोर्स उपलब्ध हैं या जिनके हमारे पास प्रमाण उपलब्ध हैं, जिनको हम प्रमाणित कर सकते हैं कि ये घटनाएं हमारे अतीत हमारे पास्ट में निश्चित तौर पर घटित हुई हैं। तो उन घटनाओं को हम कहेंगे इतिहास। इसके अलावा अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जिनके हमारे पास सोर्स उपलब्ध नहीं है या जिनको हम प्रमाणित नहीं कर सकते या जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते कि अतीत में निश्चित तौर पर घटित हुई हैं या नहीं घटित हुई हैं, तो उनको हम केवल अतीत कहेंगे, यानी वो हमारा केवल बीता हुआ पास्ट यानी बीता हुआ कल है, उनका कोई इतिहास नहीं है। तो इतिहास की परिभाषा कैसे बनी? इतिहास अतीत में घटित हुई उन घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन है जो निश्चित तौर पर अतीत में घटित हुई है और उनके हमारे पास सोर्स उपलब्ध हैं, उन्हीं घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे। इसके अलावा जो घटनाएं अतीत में घटित हुई हैं लेकिन हमारे पास उनके कोई सोर्स उपलब्ध नहीं या हमारे पास प्रमाण उपलब्ध नहीं है, वो केवल हमारा बीता हुआ कल यानी हमारा पास्ट है, उनका कोई इतिहास नहीं है। तो यहाँ से इतिहास की परिभाषा तो हम समझ चुके हैं कि इतिहास अतीत में घटित हुई उन घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन है जिनके हमारे पास प्रमाण उपलब्ध हैं या हमारे पास सोर्स उपलब्ध हैं, उनको कहेंगे इतिहास। अब बात करते हैं इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है, यानी एक यूनानी शब्द से हुई है जिसको कहते हैं हिस्टोरिया। एक हिस्टोरिया शब्द से उत्पत्ति हुई है हिस्ट्री की। और सबसे पहले हिस्ट्री के विषय में बताया था एक यूनानी दार्शनिक यानी एक ग्रीक इतिहासकार कहें या दार्शनिक कहें जिसका नाम था हेरोडोटस। इसी हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, इसकी एक पुस्तक है फेमस हिस्टोरिका, इसी पुस्तक में सबसे पहले हिस्ट्री के विषय में बताया। इसीलिए हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता। तो हिस्ट्री को मैंने बताया कि किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। आगे बताया कि हिस्ट्री हिस्टोरिया नामक शब्द से बनी। हिस्टोरिया एक ग्रीक शब्द है और सबसे पहले हिस्ट्री के विषय में बताया एक यूनानी दार्शनिक यानी यूनानी इतिहासकार ने जिसका नाम था हेरोडोटस। इसीलिए हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता। और इसकी जो फेमस पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। तो अभी मैंने बताया इतिहास यानी हिस्ट्री अतीत में घटित हुई क्रमबद्ध घटनाओं का संकलन है जिनके हमारे पास सोर्स उपलब्ध हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं वो कौन कौन से सोर्स हैं जिनके आधार पर हम अतीत में घटित हुई घटनाओं को इतिहास कहेंगे। तो दोस्तों वो मेजर 3 प्रकार के सोर्स रखे गए हैं, यानी 3 प्रकार के स्रोत हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये घटनाएं अगर जो अतीत में घटित हुई हैं तो ये इतिहास कहलाएंगी। तो कौन कौन से स्रोत हैं यानी सोर्स हैं? पहला जो सोर्स है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया? इसके अंतर्गत आते हैं, सबसे पहला आता है अवशेष यानी फॉसिल्स, फिर आते हैं इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख, फिर आते हैं कॉइन्स यानी सिक्के, फिर आती हैं स्टेच्यूज यानी मूर्तियां, इसके बाद आते हैं स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स। तो इतिहास अतीत में यानी हमारे अतीत में घटित हुई कोई भी घटना अगर उसके हमारे पास अवशेष उपलब्ध हैं, हमारे पास अभिलेख उपलब्ध हैं या हमारे पास सिक्के उपलब्ध हैं अथवा हमारे पास मूर्तियां या स्मारक उपलब्ध हैं, इनमें से कोई भी एक सोर्स हमारे पास उपलब्ध है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये घटना अतीत में निश्चित तौर पर घटित हुई है, तो वो घटना कहलाएगी इतिहास। दूसरे टाइप के जो सोर्स हैं वो हैं साहित्यिक स्रोत या लिटरेसी सोर्स। दोस्तों साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? ये हमारे ग्रंथों पर आधारित होते हैं, यानी हमारी ये एक प्रकार की पुस्तकें होती हैं। तो इन पुस्तकों को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले होते हैं धार्मिक पुस्तकें और दूसरी होती हैं गैर धार्मिक पुस्तकें। गैर धार्मिक पुस्तकें, तो ये हमारे दोनों प्रकार के लिटरेसी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत हैं। तो धार्मिक पुस्तकों की अगर जो बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं, जैसे रामायण हो गई, गीता हो गई, पुराण हो गई, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, ब्राह्मण हो गए। ये सब क्या हैं? ये सभी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि ये घटनाएं अतीत में निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, क्योंकि
इन पुस्तकों में क्या बताया, इन पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के राजाओं यानी अनेक प्रकार के राजाओं का वर्णन किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि हमारे अतीत में ये राजा निश्चित तौर पर हुए हैं। इसीलिए इन पुस्तकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये घटना अतीत में निश्चित तौर पर घटित हुई है और ये इतिहास का भाग होगी। इसके बाद बात करते हैं गैर साहित्यिक यानी गैर धार्मिक पुस्तकों की। हमारे पास इसकी भी बहुत सी पुस्तकें हैं, जैसे जो चाणक्य हैं उनका अर्थशास्त्र हो गया, मेगस्थनीज की इंडिका होगी, और कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, इसके अलावा विष्णु शर्मा की पंचतंत्र होगी। ये सभी ऐसी पुस्तकें हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि ये घटनाएं अतीत में निश्चित तौर पर घटित हुई, क्योंकि इन पुस्तकों में क्या बताया गया, इन पुस्तकों में किसी न किसी राजा के विषय में वर्णित किया गया। जैसे आप चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र को देखेंगे तो वहाँ पर मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त हुए हैं उनके विषय में पूरी डिटेल में बताया गया है। तो ये सभी पुस्तकें क्या बताती हैं, ये सभी पुस्तकें बताती हैं कि अतीत में ये घटनाएं निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, इसीलिए ये इतिहास का भाग होंगी। इसके अलावा जो तीसरा सोर्स है वो है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण यानी डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। तो दोस्तों विदेशियों के विवरण के विषय में बात करें तो आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि समय समय पर विदेश से हमारे यहाँ बहुत से ट्रेवलर यानी यात्री आए और उन यात्रियों ने भारत में रहकर यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के राजाओं के विषय में वर्णित किया, जिससे यह पता चलता है कि हमारे अतीत में एक राजा निश्चित तौर पर हुए हैं, इसलिए यह राजा इतिहास के पार्ट बन गए। जैसे आप पढ़ेंगे जब चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में, गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं, तो उसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आता है फाहियान, जो भारत में लगभग 15 साल तक रहता है और भारत की संस्कृति सभ्यता के विषय में वर्णित करता है। साथ में ये भी बताता है कि एक चंद्रगुप्त द्वितीय नामक प्रसिद्ध शासक हुआ है गुप्त शासक काल के दौरान। तो इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय नामक एक प्रसिद्ध शासक हुआ है गुप्त काल में। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि यह घटना अतीत में निश्चित तौर पर घटित हुई है। इसके अलावा हम बात करें तो जब आप पढ़ेंगे पुष्यभूति के प्रतापी शासक हर्षवर्धन के विषय में, तो उनके शासनकाल में एक चीनी यात्री और आता है जिसका नाम था वेनसांग, जिसने सी यूकी नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? सी यूकी। और इसी पुस्तक में भारत के विषय में जमकर बखान किया। साथ ही साथ उसने बताया कि भारत में एक हर्षवर्धन नामक शासक था जो बड़ा ही प्रतापी और दानी है। ये सभी बातें अपनी पुस्तक सी यूकी में बताइए। तो इससे पता चलता है कि वेनसांग जब भारत आया, यह 16 साल भारत में रहा और उसने विभिन्न प्रकार के राजाओं से कांटेक्ट किया, तो उनसे स्पष्ट हो जाता है कि यह राजा अतीत में निश्चित तौर पर हुए, इसलिए इसके विवरण के आधार पर ये घटनाएं इतिहास कहलाएंगी। इसके अलावा हम जब बात करेंगे आगे दिल्ली सल्तनत के विषय में, तो वहाँ पर एक शासक हुआ है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसके शासनकाल में एक अफ्रीका से यात्री आता है जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। उस यात्री का नाम था इबन बतूता। तो उस यात्री ने रेहला नामक पुस्तक लिखकर भारत के विषय में काफ़ी कुछ बताया। तो उससे पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत में एक मोहम्मद बिन तुगलक नामक शासक शासन करता था। तो ये सभी घटनाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि ये निश्चित तौर पर इतिहास में घटित हुई हैं। इसलिए अगर जो कोई अतीत में घटित हुई घटना इन तीनों सोर्सों में से, पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेसी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत, और विदेशियों का विवरण है डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, इन तीनों कसौटियों में से किसी भी कसौटी पर खरी उतर जाती है तो उस घटना को हम कहेंगे इतिहास। इसके अलावा अगर जो कोई भी अतीत में घटित हुई घटना का हमारे पास इनमें से कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो वो घटना हमारा बीता हुआ कल होगी, केवल वो पास्ट होगी, उसका कोई इतिहास नहीं होगा। तो अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री होता क्या है। तो दोस्तों अभी तक तो हमने हिस्ट्री को समझा कि हिस्ट्री होता क्या है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का वर्गीकरण, यानी इतिहास को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इतिहास तो बहुत लंबा है, इसको बिना वर्गीकरण यानी बिना क्लासिफाइड किए हम नहीं पढ़ सकते। इसीलिए अब हम समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है वो है एंशियंट इंडिया या एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत। जो दूसरा भाग है वो है मिडवल इंडिया या मध्यकालीन भारत।
जो तीसरा भाग है वो है मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। तो हिस्ट्री के हम तीनों भागों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के विषय में। दोस्तों इन जब आप मेडुअल पढ़ेंगे और मॉडर्न पढ़ेंगे तो उनकी तुलना में जब आप प्राचीन पढ़ेंगे तो यह काफ़ी ज़्यादा लंबा समय पीरियड है, इसलिए इसको हम फर्दर तीन भागों में क्लासिफाइड करते हैं। किन किन भागों में क्लासिफाइड करते हैं, किन किन भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो इसका जो पहला भाग है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक पीरियड। जो दूसरा भाग है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और जो तीसरा भाग है वो है हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। या हिस्टोरिक पीरियड। तो प्राचीन भारत को तीन भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें हम प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे यानी इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में हम उन घटनाओं को पढ़ेंगे यानी अतीत में घटित हुई उन घटनाओं को पढ़ेंगे जिनके हमारे पास जीवाश्म उपलब्ध हैं और उनके हमारे पास उससे ज़्यादा कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, यानी हमारे पास केवल फॉसिल्स उपलब्ध हैं यानी अवशेष उपलब्ध हैं। और अवशेषों का आधार पर जो अध्ययन किया जाएगा वो हम करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड में। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में हम उन घटनाओं के विषय में जानेंगे जिनके हमारे पास फॉसिल्स उपलब्ध हैं यानी अवशेष उपलब्ध हैं, साथ साथ हमारे पास उनकी लिपियाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी हमारे पास फॉसिल्स भी हैं और लिपियाँ भी हैं, लेकिन कैसी लिपियाँ हैं जिनको हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, यानी अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो उन घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। और हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्टोरिक पीरियड में हम उन घटनाओं को पढ़ने वाले हैं जिनके हमारे पास अवशेष भी उपलब्ध हैं और हमारे पास लिपियाँ भी उपलब्ध हैं और लिपियाँ वो पढ़ी जा चुकी हैं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल में। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल साथ साथ ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों की तुलना में यह टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा लंबा है, क्योंकि यह बहुत बड़ा पीरियड है, इसलिए इसको फर्दर दो भागों में क्लासिफाइड किया गया या दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है स्टोन एज यानी पाषाण काल या पाषाण युग, और दूसरा है कॉपर एज या ताम्र युग। तो स्टोन एज क्या है, स्टोन एज वह समय पीरियड है जब मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, तो उस समय पीरियड को हम कहेंगे स्टोन एज। यानी जब मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था तो उस समय का जो अध्ययन होगा वो सब पूरा आधारित होगा स्टोन एज के अंतर्गत। लेकिन जब मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे का यानी कॉपर का प्रयोग करने लगा तो हम प्रवेश कर जाएंगे कॉपर एज में यानी ताम्र युग में। अब जब कॉपर एज यानी ताम्र युग और स्टोन एज को आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा पीरियड है स्टोन एज का। तो इसको हम फर्दर तीन भागों में क्लासिफाइड करेंगे यानी तीन भागों में आगे फिर विभाजित करेंगे। पहला जो भाग होगा वो होगा पूरा पाषाण काल। कौन सा होगा, वो होगा पूरा पाषाण काल, या इसको कह सकते हैं पेलियोलिथिक पीरियड। पेलियोलिथिक पीरियड। इसके अलावा बात करते हैं मध्य पाषाण का। दूसरा भाग जो है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसको कहेंगे तो मेसोलिथिक पीरियड। और तीसरा जो भाग है वो है नव पाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड। नव पाषाण काल
इंग्लिश में कहें तो नियोलिथिक पीरियड। तो हमने आपको बताया कि जो स्टोन एज है इसको 3 भागों में फिर से डिवाइड किया गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। तो अब जब आप यहाँ पर देखेंगे नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, तो आपके मन में डाउट आ जाएगा कि हम इसमें पढ़ने वाले आखिर में क्या हैं, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन तो बहुत सारा कर डाला है। तो पुरापाषाण काल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे आदिमानव के विषय में। इसमें जो मनुष्य था, यानी इस टाइम पीरियड में हम उसके विषय में, उस मानव के विषय में अध्ययन करने वाले हैं जो मानव आदिमानव हुआ करता था। तो यहाँ पे जो मानव था वो आदिमानव था, यानी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आदिमानव के विषय में। इसके अलावा यहाँ पर जो मानव था वो पत्थरों का प्रयोग करता था, जिससे आग की खोज हो चुकी थी, यानी पत्थरों का प्रयोग करता था और पत्थरों से इसने आग की खोज कर ली थी। साथ साथ यहाँ पर जो आदिमानव होता था ये शिकारी होता था, यानी हंटर होता था। लेकिन जब वो मध्यपाषाण काल में पहुंचा तो उसके अंदर थोड़ा विकास हुआ, थोड़ा सा सुधार हुआ। अब वह क्या करने लगा, अब वो शिकारी के साथ साथ ये काम तो करता था, शिकारी के साथ साथ अब वह पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया, यानी उसने पशुपालन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे विकास हो रहा था मानव का। तो यहाँ पर मानो तो आदिमानव था, आग और पत्थरों से आग का उसने आग की खोज की, साथ में वह शिकारी था। लेकिन जब वह पहुंचा मध्यपाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड में, तो उसने पशुपालन की भी शुरुआत कर दी। और आगे आगे और जब विकास होता गया तो वह पहुंच गया नवपाषाण काल में, और यहाँ पर उसने खेती करना स्टार्ट कर दिया, यानी कृषि का प्रारंभ हो गया। और साथ ही साथ उसने स्थायी जीवन भी शुरू कर दिया, स्थायी निवासी भी बन गया। तो ये तीनों हम अध्ययन करने वाले हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में। तो दोस्तों अभी तक मैंने क्लासिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन इस पे किसी पे भी डेट नहीं डाली गई है। जब तक डेट नहीं पड़ेगी तब तक आप नहीं समझ सकते कि हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस पर डेट किस हिसाब से डालेंगे। तो दोस्तों डेट समझने के लिए आपको समझना होगा कि वर्तमान में चल रहा है 2020। अगर जो आज 2020 चल रहा है, तो अगर जो हम पीछे आए तो कभी 1000 होगा, थोड़ा और पीछे आए तो कभी 500 होगा, थोड़ा और पीछे आए तो कभी 0 होगा। तो जो ये 0 है, ये वो टाइम पीरियड है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये क्या है, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग आज चल रहा है 2020। और इस कैलेंडर का नाम क्या है, इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन, मैं दोबारा लिख देता हूं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आज चल रहा है 2020। और ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था उस समय से जब जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वहीं से इस कैलेंडर की शुरुआत हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग आज चल रहा है 2020। तो जीसस यानी ईसा मसीह के जन्म से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इधर जो हम डेट लगाएंगे उसमें लगेगा एडी। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यानी वो साल जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस साल को हम कहते हैं एनो डोमिनी, यानी शॉर्ट में कहें तो ईडी, या इसको सीई भी कह सकते हैं, यानी कॉमन एरा। तो जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय पीरियड को कहते हैं कॉमन एरा, या शॉर्ट में कहें तो ईसी। तो ईसा मसीह के जन्म के हम जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उस टाइम पीरियड में हम लगाएंगे एडी, और जैसे हम पीछे आएंगे इधर आएंगे तो जैसे 0 है तो कभी 100 होगा, कभी 500 होगा, कभी 1000 होगा। तो इस साइड में जितनी भी डेट लगेगी उस पे लगेगा बीसी। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात की जा रही है। अगर 0 से हम बाएं आएंगे यानी 0 से हम पीछे जाएंगे तो हम कहेंगे बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब हम आगे जाएंगे तो कहेंगे एनो डोमिनी, यानी हम आगे जब बढ़ेंगे तो एनो डोमिनी कहेंगे। ईसा मसीह के जन्म से आगे जाएंगे तो वहाँ पर एडी लगाएंगे। तो जैसे हम जब हम कहेंगे ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले,
तो वहाँ पे होगा BC, क्योंकि हमने पहले कह दिया। लेकिन हम कहेंगे ईसा मसीह के जन्म के इतने साल बाद, तो वहाँ पे लगेगा AD, क्योंकि हम ईसा मसीह के जन्म के आगे की बात कर रहे हैं। तो अब हम डालने जा रहे हैं इस पर डेट। दोस्तों डेट कैसे डालेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पूरा पाफाड़ यानी पेलियोलिथिक पीरियड के विषय में। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी अननोन समय से, यानी अनिश्चित काल से ये स्टार्ट हुआ था। और कब तक चला, ये 8000 BC तक चला, यानी ईसा मसीह को जन्म लेने में जब बाकी थे 8000 साल, तो हम वहां तक का जो समय पीरियड था उसको हम कहेंगे पूरा पाफाड़ काल। इसके अलावा ईसा मसीह को जब जन्म लेने में बाकी थे 4000 साल, ईसा मसीह को जब जन्म लेने में बाकी थे 4000 साल, तो उस समय पीरियड को हम कहेंगे मध्य पाफाड़ काल यानी मेसोलिथिक पीरियड। इसके अलावा जब ईसा मसीह को जन्म लेने में बाकी थे 2500 साल, 2500 साल, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हुई, इसलिए आप देख सकते हैं सभी जगह मैंने BC लगाया है। तो जब ईसा मसीह को जन्म लेने में बाकी थे 2500 वर्ष, तो उस समय पीरियड को 4000 से 2500 के बीच का जो समय पीरियड रहा, ये इस समय पीरियड को हम कहेंगे नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। तो जब इस समय पर मानव पहुंचा, पहले मानव क्या था, पहले मानव तो यहाँ पे था, आदि मानव था, उसने पत्थर से आग की खोज की, पत्थरों के औजार इस्तेमाल करता था, वो हंटर यानी शिकारी हुआ करता था। मध्य पाषाण काल में आया तो उसने पशुपालन स्टार्ट कर दिया, साथ में जब नव पाषाण काल में आया तो वह उसने खेती स्टार्ट कर दी और स्थायी जीवन जीने लगा। लेकिन यहीं पर क्या होता है, जैसे वो इसके नव पाषाण काल के अंत में पहुंचता है तो वहीं पर एक महत्वपूर्ण धातु की खोज कर लेता है। उस धातु का नाम था कॉपर यानी तांबा। तो जैसे ही तांबा की खोज कर लेता है तो पत्थरों के साथ साथ वो इस्तेमाल करने लगता है तांबा का, और हम पहुंच जाते हैं नव पाषाण काल से कॉपर एज में यानी नव ताम्र पाषाण युग, तो ताम्र युग में। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि पहले तो मानव पूर्व पाषाण काल में था, यहाँ आदिमानव हुआ करता था, लेकिन आगे आगे विकास हुआ तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल में आ गया और यहाँ से उसने स्टार्ट कर दिया पशुपालन। लेकिन जब नव पाषाण काल में आया तो उसने खेती करना स्टार्ट कर दिया, साथ में स्थायी जीवन स्टार्ट कर दिया। और इसके जब अंतिम समय में था, यानी नव पाषाण काल जब अपने अंतिम समय पर था, तो वहीं पर मानव ने एक महत्वपूर्ण धातु की खोज कर ली। उस धातु का नाम था कॉपर यानी तांबा, और उस वह पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगा, जिससे वह पहुंच गया कॉपर एज में। यानी अब वो इस्तेमाल करने लगा पत्थरों के साथ साथ तांबे का यानी कॉपर का, तो वो पहुंच गया कॉपर एज में। और दोस्तों इसीलिए इस पीरियड समय पीरियड को कहा गया 3000 BC से लेकर 3000 BC से लेकर जो लगभग 2000 BC तक का टाइम पीरियड था रहा, वो रहा ताम्र पाषाण ताम्र युग का यानी कॉपर एज का। और दोस्तों जब मनुष्य था कॉपर एज में तो यहीं पर खोज हो गई लिपियों की। किसकी खोज हो गई, लिपियों की। मनुष्य ने यहाँ पर खोज कर ली लिपियों की, यानी उसने लेखनी बना ली। जैसे मनुष्य ने खोज की लिपियों की, तुरंत मनुष्य जो मानव था उसका अगला टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया और वो पहुंच गया आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्योंकि मैंने बताया था आदि ऐतिहासिक काल वहां से स्टार्ट होता है जहां से मनुष्य ने लिपियों की खोज की। मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन, जब यहाँ पे बताया था प्राचीन भारत का क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल जो था उसमें मानव क्या करता था, उसमें हमारे पास केवल फॉसिल्स उपलब्ध थे मानव के, यानी हमारे पास कोई लिखित प्रमाण उसका नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें लिखित प्रमाण मिला तो हमने एक दूसरा भाग उसका इतिहास का बना दिया, उसका नाम रखा गया था आदि ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर मैंने बताया जैसे ही कॉपर एज में मनुष्य था, अपने कॉपर एज के लास्ट पीरियड में जब मनुष्य मानव चल रहा था, तो वहाँ पर लिपियों की खोज हो गई, और जैसे लिपियों की खोज हुई तो हम तुरंत पहुँच गए आदि ऐतिहासिक काल में यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। अब दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जब यहाँ पे ताम्र युग जब लास्ट समय पीरियड चल रहा था, तो वहीं पर खोज हुई थी लिपियों की, इसलिए हम पहुंच गए आदि ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो टाइम पीरियड रखा गया वो रखा गया लगभग 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। अब दोस्तों यही वो समय पीरियड था जिसमें हम दो महत्वपूर्ण सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं जिनका हम प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो वो दो महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं, वो पहली सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, आप सभी लोग इसके नाम से वाकिफ होंगे, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन।
इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो दूसरी सभ्यता थी वो है वैदिक सभ्यता। दोस्तों ये वही वैदिक सभ्यता है जहां पर आर्यों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, इसी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के विषय में। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का। इसके अलावा 1750 बीसी के आगे जब हम पहुंचेंगे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, तो ये टाइम पीरियड रहा वैदिक काल का यानी वैदिक सभ्यता का। तो आद्य ऐतिहासिक काल के आगे हम लोग दो सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी? एक तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसका टाइम पीरियड रहा 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। दूसरी सभ्यता का अध्ययन करेंगे हम वैदिक सभ्यता जिसका टाइम पीरियड रहा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो दोस्तों इसी सभ्यता के अंतर्गत यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण शहरों के विषय में जानेंगे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के विषय में। इन दोनों सभ्यताओं का अध्ययन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही हम करेंगे, दोनों शहरों का, हड़प्पा और सिंधु, और जो मोहनजोदाड़ो इनका दोनों का अध्ययन इसी सभ्यता के अंतर्गत करेंगे। और वैदिक सभ्यता को भी आगे दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उन सभी का अध्ययन हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत करेंगे। और दोस्तों जैसे ही मानो यहाँ पर था अपने लास्ट, जब वैदिक सभ्यता का अंतिम यानी उत्तर वैदिक काल चल रहा था, 600 बीसी का टाइम पीरियड था, उसी समय मानव ने एक और महत्वपूर्ण धातु की खोज कर ली थी। कौन सी धातु थी? वो थी यहाँ पे लोहा। और जैसे मनुष्य ने लोहे की खोज की यानी आयरन की खोज की, तो मानव पहुंच गया आयरन एज में। आयरन एज यानी लौह युग। और जैसे लौह युग का प्रारंभ हुआ तो मनुष्य अभी तक जो खेती करता था उसमें काफ़ी ज़्यादा पैदावार बढ़ गई। क्यों पैदावार बढ़ गई? क्योंकि अभी तक जो हम लोग जो आदिमानव या जो मानव औजार यूज करता था वो लकड़ी और पत्थरों से बने होते थे, जिससे खेती करना बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता था। लेकिन अब इस्तेमाल करने लगा लोहे का, जिससे खेती को काफ़ी गहराई से जोता जाने लगा और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी बढ़ गया। इससे मनुष्य का धीरे धीरे शहरीकरण होने लगा, यानी मनुष्य गाँव से अब अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की ओर बढ़ने लगा। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। यानी वैदिक सभ्यता से हम आगे पढ़ने वाले हैं लौह युगीन सभ्यता। यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट छूट गया है, जब आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में बात करेंगे वहां पर पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। तो यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण धातु की खोज हो जाएगी। कौन सी धातु होगी? जो ये कॉपर था, इसमें टिन मिलाकर, कॉपर के साथ टिन मिलाया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा, और एक नई धातु की खोज कर दी जाएगी। यानी कॉपर के साथ Cu, कॉपर के साथ हम टिन मिलाएंगे और एक नई धातु बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? वो बन जाएगी ब्रॉन्ज या कांसा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज। तो इन सभी के विषय में हम लोग आगे चलकर अध्ययन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही लौह युगीन सभ्यता स्टार्ट होगी, यानी हम जैसे 600 बीसी को क्रॉस कर रहे होंगे, वहीं पर लोहे का खोज होगा और लोहे के खोज से इस सभ्यता को कहा जाएगा लौह युगीन सभ्यता। और यहीं से स्टार्ट होगा हमारा इतिहास। तो यहीं से हम इतिहास अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। उसके अलावा हमने बात की एंशिएंट हिस्ट्री के विषय में, उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया। फिर हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? हमने बताया प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। इसके अलावा हमने बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, स्टोन एज और कॉपर एज। यहाँ पे स्टोन एज को फिर 3 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, नव पाषाण यानी नियोलिथिक पीरियड में। इसके विषय में हमने आपको डिटेल में बताया। साथ में मैंने बताया जब मनुष्य यहाँ पर नव पाषाण काल के अंतिम समय पीरियड में चल रहा था, तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण धातु की खोज हो गई। वो धातु कौन सी थी? वो धातु थी कॉपर यानी तांबा। और जैसे मनुष्य ने तांबे की खोज की तो वह पहुँच गया ताम्र युग में यानी कॉपर एज में। और जैसे मनुष्य कॉपर एज में था और इसका अंतिम पीरियड चल रहा था यानी अंतिम समय पर था कॉपर एज, तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ। वो कौन सा आविष्कार था? वो था लिपियों की खोज। वहाँ पर लिपियों की खोज होगी। और जैसे मनुष्य ने लिपियों की खोज की तो मैंने बताया जब हम लिपियों के विषय, जहाँ से हमें लिपियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो वहाँ से टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल का यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का। इसका टाइम पीरियड मैंने बताया 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। और इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण शहरों के विषय में, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के विषय में। साथ ही साथ
हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के विषय में, जिसका टाइम पीरियड रहा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पर आया होगा कि यहाँ पर तो आपने 1750 डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया 1500 बीसी, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस 250 साल बचा, ये कहाँ गया? तो दोस्तों, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जब सिंधु सभ्यता अपने अंतिम समय में चल रही थी तो वहाँ पर एक बहुत भयंकर बाढ़ आई। जैसा कि आपने मोहनजोदाड़ो जो मूवी थी उसमें देखा होगा, उसमें बताया गया है कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो वहाँ पर एक बहुत भयंकर बाढ़ के विषय में बताया गया है। तो उसी बाढ़ को, जिस बाढ़ के विषय में इतिहासकारों ने बताया है, तो उसी बाढ़ को दिखाया गया उस मूवी में। और उसमें दिखाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत 1750 बीसी के करीब में हो जाता है। कैसे होता है? बाढ़ के कारण हो जाता है। उसके बाद लगभग 250 साल तक भारत के इतिहास में क्या हुआ इसकी किसी को जानकारी नहीं है। इसीलिए हम लोग इस विषय में जो 250 साल का पीरियड है, इसके विषय में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध है, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए जब हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो 1500 बीसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो भी प्रमाण मिले हैं वो 1500 बीसी के बाद से मिले हैं। इसीलिए हम लोग वैदिक सभ्यता को 1500 बीसी से स्टार्ट करेंगे। और इस 250 साल के पीरियड में क्या हुआ इसके विषय में इतिहासकारों को जानकारी नहीं है, इसलिए इस टाइम पीरियड के विषय में हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया कि जब हम वैदिक सभ्यता के यानी उत्तर वैदिक काल में चल रहे होंगे, यानी वैदिक सभ्यता के लास्ट टाइम पीरियड में चल रहे होंगे, तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण धातु की खोज हो जाएगी, वो होगी लोहा। और जैसे ही मनुष्य लोहे का खोज करेगा तो वहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव होगा जीवन में। मनुष्य शहरीकरण की ओर बढ़ेगा, यहाँ पे काफ़ी शक्तियों का उदय होगा। तो दोस्तों, इन सभी के विषय में हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, फिर एक नई क्लास के साथ कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस, टेक केयर, बाय बाय।